दोस्तों, आज की कहानी है वासना नहीं कुछ और। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। रजत एक 30 साल का युवा नौजवान था। वह दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था। कंपनी में ही उसको 8-9 बज जाया करते थे। वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। काम ख़त्म करने के बाद रात करीब 9 बजे रजत अपने कमरे पर पहुंचा। उसकी दिनचर्या यही थी, सवेरे 9 बजे निकल जाना और रात के करीब 9 बजे कमरे पर पहुंचना। नई नई नौकरी थी, इसलिए नौकरी पर मौजूद रहना भी बहुत ज़रूरी था। खाना पीना कंपनी की मेस में हो जाया करता था, इसलिए खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज उसने मेस की बजाय बाहर से खाने के लिए अपना मूड बना लिया था। रजत ने कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसको एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखाई दी। रजत ने चिट्ठी उठाकर देखा तो वह रमा की चिट्ठी थी। रजत ने चिट्ठी को एक मेज़ पर रख दिया। उसके बाद वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। रास्ते में आते हुए उसने खाना ऑर्डर कर दिया था। जब तक वह फ्रेश हुआ, खाना भी आ चुका था। रमा की चिट्ठी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। महीने के अंदर 1-2 चिट्ठी आ जाया करती थी, जिसमें कुछ खास नहीं लिखा होता था। इसलिए रजत ने चिट्ठी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर रजत ने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। रमा ने लिखा था, कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुमने कितने ही महीनों से घर का चक्कर नहीं लगाया है। ससुर की 13वीं पर भी तुम नहीं आए। उसके बाद उसने अपने पति की आदतों के बारे में लिखा था, जिसको पढ़कर रजत को अंदेशा हुआ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं था। रमा ने तुरंत उसको बुलवाया था। रजत ने चिट्ठी को पढ़कर एक तरफ रख दिया और 8 साल पहले की अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दिल्ली के एक कॉलेज में रमा, रजत तथा रवि बहुत ही अच्छे तीनों दोस्त हुआ करते थे। तीनों एक ही क्लास में थे। रजत थोड़ा सा डरपोक, लड़कियों से शर्माने वाला लड़का था। लड़कियों का सामना करने में रजत हिचकिचाहट महसूस करता था। लड़कियों से बात करने में रजत अपनी तरफ से पहल नहीं करता था, लेकिन अगर कोई लड़की उससे बात करती थी तो फिर वह उसके लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता था। उसकी यही आदत रमा को उसके करीब ले आई थी, लेकिन रजत के स्वभाव के कारण रमा अपने प्यार का इजहार कभी भी उससे नहीं कर पाई। रमा यह तो जानती थी कि रजत भी उसको पसंद करता है। वे दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद तो करते थे, लेकिन जुबान पर कभी भी नहीं ला पाए। रजत एक गहरी सोच वाला लड़का था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसको उसके मामा ने ही पढ़ाया लिखाया था। जबकि रवि ऐसा नहीं था। रवि एक बड़े जमींदार का लड़का था। हरियाणा में ही उनकी काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। रवि एक निरंकुश लड़के की तरह था। उसका मानना था कि ज़िंदगी हमेशा एक आज़ाद पंछी की तरह जीनी चाहिए और ज़िंदगी को कभी भी बोझ नहीं मानना चाहिए। रमा रवि को उतना ही मानती थी जितना रजत को। तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे। उन तीनों को यह भी एहसास हो चुका था कि कॉलेज के बाद कौन कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। रजत और रमा के मन की बात जाने बिना एक दिन रजत के सामने ही रवि ने रमा को प्रपोज कर दिया। यह सुनकर रजत को झटका तो लगा, लेकिन वह मित्रता के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और उसने अपने आप को दोनों के बीच से हटा लिया। रमा भी अपने मन की बात नहीं कह पाई। इतना बड़ा घर देखकर रमा के घर वाले भी इस रिश्ते से ना नहीं कर पाए। पढ़ाई ख़त्म होने पर दोनों घरों की परमिशन से रवि तथा रमा का विवाह हो गया। रवि के पिता की गांव में ही काफ़ी ज़मीन थी तथा गांव में ही उनका अपना एक पुश्तैनी मकान था। रवि की मां की मृत्यु हो चुकी थी। रवि अपने घर का इकलौता वारिस था, इसलिए वह लाड प्यार से पाला गया था, जिसकी वजह से उसकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। हाल ही में रवि के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में रजत को बताया गया था,
लेकिन रजत काम की वजह से नहीं आ सका। पुरानी बातें याद करते करते रजत को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आज रविवार का दिन था। सवेरे उसने अपने मैनेजर को समझा दिया कि उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए उसके पीछे काम को संभाल लेना। गाड़ी पकड़कर रजत रवि के गांव की तरफ चल पड़ा। 3-4 घंटे का सफ़र था। रमा की शादी को 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। घर में रवि तथा रमा दोनों अकेले ही रहते थे। शादी के बाद रवि ने गांव में ही अपना बसेरा बना लिया था। रवि के पिता की मृत्यु के बाद रवि आज़ाद हो चुका था। अब उस पर दबाव देने वाला भी कोई नहीं रहा था। खेत खलिहानों की जिम्मेवारी के लिए उसने मुनीम तथा मैनेजर रखे हुए थे। रमा से उसका कोई खास लगाव नहीं था। लाड़ प्यार से पले होने के कारण उसकी आदतें बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रह गई थी। कॉलेज के समय का रवि तथा इस समय का रवि दोनों बिल्कुल अलग थे। करीब 3-4 घंटे का रास्ता था। दोपहर के 3-4 बजे रजत रवि के घर पर पहुंच गया। रजत ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा रमा ने ही खोला। रजत ने पूछा, कैसी हो रमा? रमा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर भीतर की तरफ चल पड़ी। रजत भी उसके पीछे पीछे बैठक तक आ गया। रजत का उस घर से काफ़ी लगाव था। वह पहले भी 2-3 बार इस घर में आया था जब रवि का पिता जिंदा था। रजत आज भी रमा को उतना ही पसंद करता था जितना उसकी शादी से पहले, लेकिन उसने अपने मुंह से आज तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला था। रमा इस बात को जानती थी, लेकिन वह भी कभी भी कह नहीं पाई थी। रमा ने रजत को पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते हुए रजत ने पूछा, रवि कहाँ है? रमा ने बताया कि वह गांव की तरफ गया हुआ है, आता ही होगा। ठीक उसी समय रवि आ गया। रवि उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको गले से लगा लिया। रजत ने हालचाल पूछा। रवि ने बताया कि सब कुछ ठीक है। रजत ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अंकल की 13वीं पर मैं बहुत ज़्यादा काम में फंस गया था, इसलिए आ नहीं पाया। रवि ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। इसके बाद चाय नाश्ता चलता रहा। रवि का व्यवहार देखकर रजत को कुछ अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि अंकल के जाने से उसे गम नहीं बल्कि खुशी ज़्यादा थी, लेकिन रजत ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। शाम हो चुकी थी। दोनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़े। रवि ने उसको अपना पूरा खेत दिखाया और अपनी विरासत के बारे में पूरा बताया। हालांकि रजत इस बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रात खाना खाने से पहले बैठक में रवि ने महंगी शराब की बोतल खोल कर रख ली थी। रवि ने ड्रिंक बनाई तथा एक गिलास रजत को पकड़ा दिया। रजत शराब नहीं पीता था, लेकिन उसको किसी के पीने पर ऐतराज़ भी नहीं था। उसने गिलास पकड़ लिया और रवि के साथ चीयर्स कहकर उसको मेज़ पर रख दिया। रवि को भी पता था कि रजत शराब नहीं पीता, इसलिए उसने बुरा नहीं माना और रवि ने अपना गिलास खाली कर दिया। दोनों में गहरी दोस्ती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के राज से वाकिफ़ थे। रवि ने रजत से कहा, देखो मेरे भाई, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे तो मेरा कारोबार संभाला नहीं जाता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मुनीम तथा दूसरे मैनेजर मुझको पूरा हिसाब किताब नहीं देते। और तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहा हूँ। किसी ख़ास वजह से मैं अपने कारोबार पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पूरा कारोबार संभाल लो। थोड़ी देर बाद रवि ने दूसरा गिलास बनाया और हलक से नीचे उतार दिया। रात साथ में खाने के लिए रमा ने काफ़ी सामान तैयार कर दिया था। बातें करते करते रवि ने कई पैग लगा लिए थे। उसकी बातें लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन रजत बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि आखिरकार रमा ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है।
थोड़ी देर में रवि पैग लगाते लगाते बिस्तर पर लंबा हो गया और खर्राटे भरने लगा। रमा बैठक में आई और रजत का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। रमा को गौर से देखने पर रजत को लगा कि रमा पहले वाली रमा नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था। रमा बहुत सुंदर थी। अभी वह केवल 28 वर्ष के आसपास ही थी। तीखे नैन नक्श किसी के भी दिल को काट सकते थे। रमा का रूप शादी से पहले ऐसा था कि किसी के भी पुर्जे ढीले कर सकता था। रमा का हुस्न ऐसा था कि एक बार तो कामदेव भी सोचने लगे। लेकिन आज रमा का पुराना हुस्न कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका रूप मुरझा चुका था, हुस्न दम तोड़ चुका था। रजत ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। आखिरकार तुम किस चीज़ से लड़ रही हो? क्या बीमार हो? मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं इतना गैर हो गया? रमा से रहा नहीं गया। रमा रजत के गले लग गई और रोने लगी। उसके मन का सारा बोझ आंसुओं के सहारे बाहर निकल आया। रजत ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब रमा थोड़ी शांत हुई तो वह बेड पर बैठ गई। रजत ने पूछा, बताओ आखिर हुआ क्या है? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रमा ने उत्तर दिया, मैं बीमार नहीं हूँ। तुम्हारे मित्र ने मुझे वह बीमारी दी है जिसके कारण ना तो मैं जी पा रही हूँ ना ही मर सकती हूँ। रवि की नज़रों में मेरी कदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रजत ने हैरान होकर पूछा, पूरी बात बताओ। रमा ने कहा, ससुर जी के गुजरने के बाद यह आपके मित्र बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। घर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। खेतों में मुनीम घाटा दिखा रहे हैं और आपके मित्र वहाँ आपकी दिल्ली में किसी वैशाली नाम की लड़की के यहाँ पर जाते हैं। उस लड़की के चक्कर में यह कई कई दिन घर नहीं आते और घर से जब भी जाते हैं तो कभी भी कह कर नहीं जाते। आपके मित्र उस वैशाली नाम की लड़की के बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। मैंने सुना है कि तुम भी उसको जानते हो। रजत ने सोचते हुए जवाब दिया, वैशाली? हाँ, शायद मैं उसको जानता हूँ। कहीं यह वही तो नहीं, एयरवाइस कंपनी की रिसेप्शनिस्ट? लेकिन यह तो करीब 2 साल पुरानी बात है। हम वैशाली से एक इंटरव्यू के सिलसिले में मिले थे। रवि और मैं दोनों साथ ही थे। उससे तो मैं केवल 2 बार ही मिला हूँ। इसका मतलब रवि मुझे बताए बगैर भी वहाँ पर जाता रहा है। रमा ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, लेकिन वैशाली ने इनको पूरा बस में कर लिया है। रजत ने कहा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी के बाद किसी गैर लड़की से ताल्लुकात रखना बहुत गलत है। तुम में कोई कमी थोड़े ही है। तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर यह वहाँ क्या लेने जा रहा है? समझ नहीं आ रहा। रमा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, शायद तुम नहीं जानते। अब तो ये सारी धन दौलत कारोबार के इकलौते वारिस है, इसलिए इस दौलत को उस लड़की के ऊपर पूरा लुटा रहे हैं। कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है। उस लड़की ने आपके मित्र को पूरा बस में कर लिया है और ये भी उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके हैं। और तो और मेरे सामने उसका नाम लेने में भी इनको कोई हिचक नहीं होती। अब तो आपके मित्र उससे शादी करने के सपने भी देखने लगे हैं। पता नहीं उस बेहया के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। अगर इनका यही हाल रहा तो मैं इनको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन डर भी लगता है मेरे जाने के बाद इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे जाने के बाद तो यह बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएंगे। घर लुटेगा तो सिर्फ मेरा ही। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। आपके मित्र तो यह तक कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा रूप यौवन सब उस वैशाली के आगे कुछ भी नहीं। तुम मुझे बताओ, क्या वैशाली इतनी सुंदर है? रजत ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे सौंदर्य के आगे वैशाली कुछ भी नहीं है। यह सुनकर रमा को थोड़ा सा अच्छा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रमा ने आगे कहा, मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है
क्योंकि यह तुम्हारी मानते हैं इसलिए तुम इनको समझाओ। यकीन मानो अगर तुम भी इनको समझाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर यहाँ पर मेरा रहना नामुमकिन है। एक तुम ही तो है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ और जिसको मैं अपने दिल से अपना मानती हूँ। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसके द्वार पर जाकर खटखटाऊँ। रजत ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता था कि इसका यह हाल हो चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। रमा ने कहा, चलो खाना खा लो, खाना तैयार हो चुका है। रजत ने पूछा, ये भाई साहब कब खाएंगे? रमा ने उत्तर दिया, यह तो अब सवेरे ही उठेंगे। इनका तो हर दूसरे तीसरे दिन का यही हाल है। दिल्ली से आते ही इनका यही ड्रामा शुरू हो जाता है। सारा दिन वैशाली के बारे में सोचते रहते हैं। खाना खाते हुए रजत ने कहा, रमा मुझे इतना मालूम नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास करो, कुछ ही दिन में मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तब तक तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, अपनी आत्मा को कष्ट मत दो। अच्छा रमा, अब मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लगेगा। तुम शादीशुदा हो, कोई बेकार में बातें बनाएगा। रमा ने कहा, यहाँ पर कौन है बातें बनाने के लिए? एक ही तो है जो होकर भी यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती। तुम यहीं मेरे बेडरूम में सो जाओ। रजत ने कहा, मैं तुम्हें शादी से पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे बारे में कोई भी गलत कहे या गलत करे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। मैंने हमेशा ही तुम्हारा भला चाहा है। जब रवि ने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी मैं ही जानता हूँ। मुझे लगा था कि रवि तुम्हें मेरे से ज़्यादा खुश रख पाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए मैं तुम दोनों के बीच से हट गया था। रमा ने लंबी सांस लेकर कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती थी, आज भी करती हूँ, लेकिन समय पर ना तुमसे कहा गया और ना ही मैंने तुम्हें बताया। यह हम दोनों की ही गलती है, जिसकी सज़ा हम दोनों ही भुगत रहे हैं। हम दोनों के पास इस गलती को सुधारने का मौका है। तुम मुझसे शादी कर लो। रजत ने उत्तर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है रमा। मैं अपने मित्र को किसी भी हालात में धोखा नहीं दे सकता। यही मित्रता का असूल है। जहाँ पर हमारा विश्वास किया जाता है वहाँ पर विश्वासघात करना भगवान भी माफ़ नहीं करता। इसलिए मुझसे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। हमारे बीच में जो भी रिश्ता है उसको वैसे ही बना रहने दो। इस रिश्ते को कोई नाम ना दो। तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। रमा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। रजत वहाँ से निकलकर बैठक में आ गया। उसका मित्र अब भी बेसुध पड़ा था। रजत ने अगले दिन अपने मित्र को खूब समझाया, उसको ऊंच नीच के बारे में बताया। रवि ने कहा कि ज़िंदगी जीने का नाम है मेरे दोस्त, इसलिए इसको जितना मौज मस्ती से जियो उतना ही अच्छा है। उसके बाद उसने वैशाली के साथ कहाँ कहाँ घूमे, कैसे वह वैशाली से बार बार मिलता रहा, यह पूरे विस्तार के साथ बताता रहा और खुश होता रहा। रजत के समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं होता दिखाई दिया, इसलिए शाम को रजत वहाँ से चला गया। अगले दिन रजत एयरवाइज कंपनी में वैशाली के पास पहुँच गया। वैशाली से वह 2 साल पहले मिला था, इसलिए उसकी शक्ल उसको थोड़ा थोड़ा याद थी। रिसेप्शन पर वैशाली मौजूद थी। वैशाली 27-28 साल की एक सुंदर लड़की थी। उसके नैन नक्श बड़े ही तीखे थे। उसका यौवन ऐसा था कि हमेशा कपड़ों से बाहर आने के लिए तैयार रहता था। कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। वह आज़ाद ख्यालों की एक मॉडर्न लड़की थी। वह भी रवि की तरह ही एक आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी को जीना चाहती थी। यही कारण था कि उसके विचार काफ़ी खुल गए थे। वैशाली को देखकर कोई भी कह सकता था कि रवि की नज़र अगर उस पर फिसल गई थी तो कोई गलत नहीं था। हालांकि रजत करीब 2 साल पहले वैशाली के पास आया था। जब वह वैशाली के पास गया था तो उसने पहले दिन ही अपने
व्यवहार से वैशाली के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी, इसलिए उसकी पहचान करने में वैशाली को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। वैशाली ने कहा, बड़े दिन बाद आए जनाब, क्या रास्ता भूल गए थे? बताइए आजकल क्या कर रहे हैं जनाब? लंच का समय हो रहा था। वैशाली उसको लेकर पास के ही एक कैफ़े में चली गई। रजत ने अपने बारे में बताया कि वह दिल्ली में ही एक कंपनी में काम करता है। वैशाली ने पूछा, यहाँ दिल्ली में ही हो और हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए, आज हमारी याद कैसे आई? रजत ने उत्तर दिया, बस तुम्हारी याद आई चला आया, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। वैशाली ने उत्तर दिया, हमारा अहोभाग्य कि आपने हमें अपने दर्शन दिए। दरअसल पिछली 2 मुलाकातों में वैशाली को रजत की कुछ आदतें पसंद आ गई थी, जिसके कारण वह रजत से थोड़ा बहुत प्रभावित थी। कई सालों बाद रजत को देखकर वैशाली को थोड़ा सा संतोष हुआ। रजत अब वैशाली के पास हफ्ते में 3-4 चक्कर लगाने लगा था। वह बस वैशाली के पास बैठकर बातें करता और चला जाता था। वैशाली के दिल में रजत के लिए जो जगह थी वह अब फैलनी शुरू हो चुकी थी। अब वे दोनों रविवार को दिल्ली के पार्कों में भी मिलने लगे थे। कुछ मुलाकातों के बाद ही वैशाली रजत को चाहने लगी थी। वह यह भी जान चुकी थी कि रवि आज भी रजत का मित्र है। रजत ने वैशाली को बताया कि रवि शादीशुदा व्यक्ति है, उसके पीछे जाकर तुम क्या करोगी? किसी का घर बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। वैशाली ने रजत को बताया कि रवि ही उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे रवि में कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं है। रजत से मिलने के बाद वैशाली रजत के बारे में पूरा जान चुकी थी। कुछ मुलाकातों में ही वह रजत के काफ़ी करीब आ गई थी। वह दिल्ली में किसी महिला हॉस्टल में अकेली ही रहती थी। रजत भी अविवाहित था तथा अकेला ही दिल्ली में रहता था। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिलने लगा था। वैशाली अब तो रजत के पास उसके कमरे तक भी आने लगी और रात भर रुककर सवेरे चली जाती थी। हालांकि उनके बीच में दूरियां अभी भी बनी हुई थी। रजत को भी वैशाली अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसको कह नहीं पा रहा था। आखिरकार एक दिन पार्क में वैशाली ने ही रजत से खुलकर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और अपने रसीले होठों से रजत के होठों को चूम लिया। रजत शनिवार के दिन शाम को कंपनी से छुट्टी करने के बाद वैशाली रजत के पास आ गई थी। रजत ने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया था। सोते समय दोनों एक ही बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। बातें करते करते वैशाली ने रजत को आलिंगन में भर लिया। वैशाली ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह पाऊंगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। रजत भी हट्टा कट्टा नौजवान था। वह भी वैशाली के यौवन से बच नहीं पाया और उसका भी तापमान अब बढ़ने लगा था। किसी लड़की का इस तरह चिपक कर किस करना रजत के लिए पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वे दोनों देश दुनिया से दूर हो गए। पूरा कमरा उनकी गर्म सांसों से गर्म होने लगा था। जब दोनों के सिर से वासना का भूत उतर गया तो दोनों ढीले होकर बिस्तर पर पड़ गए। अब तो वैशाली हफ्ते में 3-4 बार रजत के कमरे पर आने लगी थी। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया था। रवि को पता चल गया था कि वैशाली और रजत के बीच में कुछ चल रहा था। उसने वैशाली से इस बारे में बात की तो वैशाली ने कहा कि वह रजत से प्यार करती है और उसी से विवाह करेगी। रवि ने नाराज़ होकर कहा कि वादा तो तुमने मुझसे भी किया था, मेरे साथ किए गए वादे का क्या? वैशाली ने कहा, देखो मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुमसे रिलेशन रखना मेरी भूल थी। रजत से विवाह करके अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तुम तो फिर भी शादीशुदा हो। रवि ने कहा, नहीं, तुम रजत को यहाँ आने से मना करो। तुमसे शादी मैं ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पत्नी को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। वैशाली ने उत्तर दिया, देखो रजत को मैं मना नहीं कर सकती। मैं तो उसको प्यार करती हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं उसको पसंद करती हूँ।
तुम्हारी जगह मेरे दिल में अब कहीं भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल का मालिक अब रजत है, इसलिए तुम हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। रवि ने उत्तर दिया, तो मेरे साथ आज तक क्या तुम नाटक कर रही थी? मैंने तुम पर सब कुछ लुटा दिया और तुम मुझे धोखा देकर मेरे मित्र को अपना रही हो। वैशाली ने उत्तर दिया, मैं कोई हरिश्चंद्र की औलाद तो हूँ नहीं, जो मुझे पसंद आएगा मैं तो उसी को अपनाऊंगी। जब तक रजत नहीं था तब तक तुम थे, और अब वह है तो तुम नहीं हो। आज के बाद तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो फिर पुलिस में कंप्लेंट करते मुझे देर नहीं लगेगी। रवि ने अपनी बेइज्जती महसूस की और वह वैशाली को धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन वैशाली फिर से रजत के कमरे पर आ गई और पूरी रात उसने रजत के साथ यौवन का आनंद लिया। वैशाली पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने तथा रजत ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को संवारने की एक योजना बना ली थी। एक रविवार के दिन उन्होंने एक मंदिर में जाकर विवाह कर लिया और दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में जाकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। कुछ दिन बाद रवि वैशाली की कंपनी में आया। वहाँ पर उसको वैशाली तो नहीं मिली, लेकिन उसको पता चला कि वैशाली ने शादी करके इस कंपनी को छोड़ दिया है। उसको यह भी पता चला कि वैशाली ने रजत से ही विवाह किया है। रवि घर आकर परेशान सा रहने लगा। उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी रमा ने पूछा, क्या हुआ? क्या वैशाली ने शादी करने से मना कर दिया? रवि ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। उसने वैशाली को अपने प्यार में फंसा लिया तथा उससे विवाह करके उसको मुझसे दूर कर दिया। मैं रजत को भाई की तरह मानता था, लेकिन अब मैं अपने मित्र से अब नफ़रत करने लगा हूँ। उसे अपने मित्र का ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वैशाली उसके मित्र की अमानत थी और वह वैशाली भी बेवफा ही निकली। वादा मुझसे किया लेकिन अपना रजत को लिया। मैं ही पागल था जो उस पर विश्वास कर रहा था। रमा ने पूछा, तो क्या अब तुम अभी भी उन दोनों के पीछे जाओगे? रवि ने उत्तर दिया, नहीं, उन दोनों के पीछे जाकर अब मुझे क्या मिलने वाला है? मैंने उन दोनों को अपना माना था। दोनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। दोनों ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन दोनों से मुझे अब नफ़रत होने लगी है। भाड़ में जाए दोनों, मुझे अब उन दोनों से क्या लेना देना। उन दोनों से मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं अपने काम धंधे पर ध्यान दूंगा और मेरी गंदी आदतों की वजह से तुमको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह सुनकर रमा को बड़ा संतोष हुआ और उसको रजत के कहे शब्द याद आने लगे, जब रजत ने उसको कहा था कि वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। रमा ने मन ही मन सोचा, रवि उसको विश्वासघाती कह रहा है, लेकिन असल में रजत ने अपने मित्र होने का असली फ़र्ज निभाया है। उसने अपने मित्र का घर उजड़ने से बचा लिया। उसने वैशाली से विवाह करके फसाद की जड़ को ही काट दिया। उसने बता दिया कि वह रमा से कितना प्यार करता था। वह घर पर रमा से संबंध भी बना सकता था, लेकिन ऐसा उसने कभी भी प्रयास नहीं किया। अपने मित्र को कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। असली प्यार वासना नहीं, कुछ और होता है। आज रजत ने यह साबित कर दिया था। रमा ने लंबी सांस छोड़ते हुए अपने मन में सोचा, एक हीरा उसके हाथ से निकल गया। काश रजत से उसने समय रहते अपने प्यार का इजहार कर दिया होता। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।